गजा में यूनाइटेड नेशंस ने की अकाल की घोषणा। पूरे शहर को तबाह कर देंगे, इजराइल की धमकी। इजराइल के पूरे गजा पर कब्जा करने के दावे और उसकी तरफ से अपनी फोर्सेस को गजा में भेजने के बाद अब यह खबर निकलकर सामने आई है कि यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र ने 22 अगस्त को आधिकारिक तौर पर गजा में अकाल की घोषणा कर दी है। जी हां, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कहा गया है कि गजा में 5 लाख लोग विनाशकारी भूख का सामना कर रहे हैं। यह मिडिल ईस्ट में पहला अकाल है। संयुक्त राष्ट्र सहायता प्रमुख टॉम फ्लेचर ने कहा है कि अकाल को पूरी तरह से रोका जा सकता था। उन्होंने कहा कि इजराइल की तरफ से पूरी प्लानिंग के साथ जानबूझकर फिलिस्तीनी इलाके में भोजन नहीं पहुंच पा रहा था, जिससे यह स्थिति बनी और अकाल घोषित करना पड़ा। उन्होंने अभी भी चेतावनी दी है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम अगर नहीं हुआ और जो सहायता वहां पर लोगों को दी जानी है, उस सप्लाई को रोका गया, खाने पीने के सामान को, तो फिर यह संकट पूरे फिलिस्तीन में फैल सकता है। लेकिन इजराइल के विदेश मंत्रालय ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि गजा में कोई अकाल नहीं है और यह हमास के झूठ के प्रोपेगेंडा पर आधारित है। इजराइल के रक्षा मंत्री इस्राइल काट्ज ने तो बाकायदा यह कह दिया कि अगर हमास ने हथियार छोड़ने की और सभी बंधकों की रिहाई की शर्त नहीं मानी तो गजा शहर को तबाह कर दिया जाएगा। तो सवाल इस बात का है कि यूनाइटेड नेशंस की इस घोषणा के बाद क्या बदलेगा? क्या वहां अब सहायता पहुंच सकेगी? खासकर तब जबकि इजराइल के विदेश मंत्रालय ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि गजा में कोई अकाल नहीं है। आज इस वीडियो में इसी बात की पड़ताल करेंगे। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। द इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन यानी आईपीसी ने कहा है कि गजा सिटी में अकाल की स्थिति है और यह संकट अगले महीने के अंत तक दक्षिण में दीर अल बलाह और खान यूनिस जैसे शहरों तक फैल सकता है। आईपीसी की टिप्पणी सहायता समूह की ओर से महीनों से दी जा रही उन चेतावनियों के बाद आई है जिनमें कहा गया है कि इजराइल के गजा पट्टी में खाने पीने और मानवीय सहायता की आपूर्ति यानी दवाइयां वगैरह बाधित किए जाने, उनको रोकने और लगातार सैन्य कार्रवाई जारी रखने के कारण फिलिस्तीनी नागरिकों, खासकर बच्चों के लिए भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। यूनाइटेड नेशन किसी देश में जब अकाल की आधिकारिक घोषणा करता है तो इसका मतलब केवल यह नहीं होता कि वहां पर खाने की कमी है, बल्कि यह भी होता है कि हालत गंभीर मानवीय संकट की स्थिति तक पहुंच चुके हैं। अकाल की घोषणा का मतलब यह है कि भूख अब संकट से आगे बढ़कर व्यापक मौतों तक पहुंच चुकी है। अकाल घोषित करने की 3 शर्तें होती हैं। संयुक्त राष्ट्र किसी जगह को अकाल ग्रस्त तभी घोषित करता है जब ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं। पहला, ये 20% आबादी के पास पर्याप्त भोजन ना हो, मतलब गजा में नहीं है। दूसरा ये कि हर 10,000 लोगों में कम से कम 2 लोग रोज भूख से मर रहे हो, यह भी हो रहा है। 30% से ज्यादा बच्चे कुपोषित हो, तीसरा ये शर्त होती है। अब अकाल की घोषणा होने के बाद क्या बदलेगा? क्या होता है उसके बाद? ग्लोबल अलार्म बजता है। यह मान लिया जाता है कि हालात इतने खराब हैं कि देश अकेले इसको संभाल नहीं सकता। तब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम तुरंत बड़ी मात्रा में खाने पीने की सामान भेजने की व्यवस्था करता है। यूनिसेफ बच्चों और माताओं के लिए हाई एनर्जी और फूड सप्लीमेंट और दवाइयां भेजता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बीमारियों के प्रसार पर नजर रखता है क्योंकि अकाल के साथ बीमारियां भी तेजी से फैलती हैं। संयुक्त राष्ट्र अपने सदस्य देशों, दानदाता एजेंसियों और दुनिया भर के तमाम एनजीओ से फंड देने की अपील करता है। स्थानीय सरकार पर दबाव बनाया जाता है कि वो राहत के कामों में रुकावट ना डाले। जैसे सोमालिया या सूडान में कई बार सरकार या मिलिशिया ने राहत सामग्री को रोका था, यहां पर भी रोका जा रहा है। अक्सर अकाल से प्रभावित इलाकों में हिंसा, लूटपाट और पलायन होता है। यूनाइटेड शांति सेना या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल राहत वितरण की रक्षा कर सकते हैं। इसका मतलब यह भी है कि वो इलाका संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के तहत आ जाता है। अब ये सारी की सारी चीजें अकाल घोषित करने के बाद गजा में होना शुरू हो जाएंगी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसीज पूरी तरह से सक्रिय हो जाएंगी, विश्व बिरादरी से अपील करेंगी मदद करने के लिए, खाना पीना सही से बंटे, दवाइयां सही से जाएं, इस पर नजर रहेगी और कोई भी इसमें रुकावट ना डाल पाए, वहां पर हिंसा ना फैले, इस चीज को भी देखा जाएगा। आगे चलकर बीमारी ना हो, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। अब लोगों की जिंदगी में क्या असर होगा, क्या बेहतर होगी जिंदगी गजा की? प्रभावित इलाकों में खास कैंप बनाए जाते हैं जहां पर भोजन और पानी दिया जाता है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं या दूध पिलाने वाली महिलाओं को इसमें प्राथमिकता मिलती है। रोजाना एयरलिफ्ट्स और राहत ट्रक भेजे जाते हैं। आपने लगातार लंबी लंबी कतारें देखी हुई, खाने के पैकेट्स, पानी की बोतलें लूटते हुए लोगों को देखा होगा। अब हर रोज एयर ड्रॉप होगी खाने की सामग्री, बाकायदा संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, जो कि सहायता अलग अलग देशों से मिलेगी, उसको यहाँ गजा में ड्रॉप किया जाएगा। और अगर स्थिति लंबे समय तक बिगड़ी रही, सुधरी नहीं,
तो लाखों लोग विस्थापित होकर पड़ोसी देशों में शरण लेने लगते हैं। गजा में अकाल घोषित करने से पहले आकलन कैसे होगा? अब दरअसल ये सारी चीजें हुई कैसे? डेटा इकट्ठा किया गया होगा, स्थानीय स्वास्थ्य मंत्रालय हो, अस्पताल हो, क्लिनिक्स हो, वहाँ से जानकारी ली गई होगी। इसमें पता किया गया होगा कि बच्चों की कुपोषण दर क्या है, भूख से मौत के रिकॉर्ड क्या रहे हैं। मार्केट सर्वे किया होगा कि वहाँ पर भोजन उपलब्ध है गजा में या नहीं है, उसकी कीमतें कितनी ज़्यादा हैं, पानी, बिजली और ईंधन की स्थिति कैसी है। ये तमाम पैरामीटर्स होते हैं जिससे पता लगाने की कोशिश की जाती है कि वहाँ पर कुपोषण है, अकाल है या नहीं है। लोग दिन में कितने वक्त भोजन कर रहे हैं ये भी देखते हैं। हफ्ते में एक बार भोजन कर रहे थे, ये सच्चाई सामने गजा की आई थी। बच्चों का जो वजन होता है, बच्चों की ऊंचाई नापकर उनकी उम्र के हिसाब से देखा जाता है कि वो कुपोषित तो नहीं है। मौत के आंकड़े जुटाए होंगे, खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों की कितनी मौत हुई है, क्योंकि बच्चों की अगर मौत हुई तो इसके पीछे बड़ा कारण यही है कि दूध और खाने की कमी उनको रही होगी। अब एक कमेटी कौन सी होती है जो तय करती है कि ये कोई पर्टिकुलर इलाका, कोई देश अकालग्रस्त घोषित किया जाए? एकीकृत खाद्य सुरक्षा वर्गीकरण यानी आईपीसी एक विशेषज्ञों की टीम होती है जिसमें संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, एनजीओ और स्थानीय अधिकारी शामिल होते हैं। ये लोग सारा डेटा मिलाकर तय करते हैं कि कौन सा इलाका किस हालत में है। इसको फिर ग्रेडिंग करते हैं। अकाल की घोषणा से पहले अकाल समीक्षा कमेटी स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। इसमें खाद्य सुरक्षा, पोषण और महामारी विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल होते हैं। वो देखते हैं कि डेटा भरोसेमंद है भी या नहीं और कहीं राजनीतिक दबाव तो नहीं है। अकाल की घोषणा में शामिल कौन कौन होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के दफ्तर तक ये रिपोर्ट पहुंचती है। संयुक्त राष्ट्र का मानवीय मामलों का समन्वय ऑफिस आधिकारिक प्रेस बयान जारी करता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनिसेफ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट पेश करते हैं। इसके बाद आईपीसी की ग्लोबल कमेटी तकनीकी सहमति देती है। इसमें किसी खास देश या देशों की सहमति शामिल नहीं होती। अब क्या अकाल घोषित होते ही वहां पर शांति सेना भी आ जाती है, यानी कि पूरे देशों की या यूनाइटेड नेशन की भी सेना आ जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। यानी यूनाइटेड नेशन शांति सेना अपनी आप तैनात नहीं होगी। उसका काम तभी होता है जबकि क्षेत्र में हिंसा हो, सशस्त्र संघर्ष चल रहा हो या राजनीतिक अस्थिरता हो, तब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसके बारे में एक प्रस्ताव पास करता है। अगर रास्ते असुरक्षित हों तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा बल या स्थानीय सेना की सुरक्षा दी जाती है। कुछ मामलों में शांति सेना के लोग खाने, काफिले की सुरक्षा, कैंप की रक्षा करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि लूटपाट नहीं है। हाँ, रुकेंगे। अगर स्थिति आप कहेंगे कि तो गजा में भी स्थिति ऐसी है, तो फिर क्यों यूनाइटेड नेशन की तरफ से शांति सेना नहीं लाई जाएगी? क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 देश हैं उसमें इजराइल का दोस्त अमेरिका है और अमेरिका जाहिर तौर पर अभी तक मदद करता रहा है यूनाइटेड नेशन में इजराइल की, और वो वीटो भी यहाँ पर लगा सकता है। तो ये यूनाइटेड नेशन के लिए इतना आसान नहीं हुआ कि वहाँ पर खाने की उपलब्धता के साथ साथ वो सेना की तैनाती कर दे। गाजा में मामला टेढ़ा है। गाजा में मामला अलग तरह का है। गाजा में कभी यूनाइटेड नेशंस पीस फोर्स तैनात ही नहीं हुई है क्योंकि इजराइल और अमेरिका इसका विरोध करते हैं। अमेरिका इसका वीटो कर देता है। इसमें यही सूरत बचती है कि राहत सामग्री पहुंचाने के लिए इजराइल, मिस्र और हमास के बीच कुछ समझौता किया जाए। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की निगरानी में कुछ सीमाएं खोल दी जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। हम भी सभी यही चाहते हैं कि राहत मिले लोगों को। आप भी शायद यही चाह रहे होंगे कि मानवता को राहत मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।